हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग कैसे हैं? हम यही आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे ना। बताइए आप जल्दी से, सभी लोग ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है आपकी? यूपी पेट स्पेशल टॉप सीरीज चल रही है, टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, क्योंकि आपका पेपर 24 अगस्त को होना है। और 24 अगस्त से पहले हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वो कोई भी क्वेश्चन हो पेपर का, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। आपने जो हमारी टॉप 20 सीरीज की पहली वाली क्लास आपने ज्वाइन की होगी, तो आप सभी ने देखा होगा हमने कुछ क्वेश्चंस उसमें नए जोड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा तो थोड़े एक दो नए क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। और बहुत ही जल्द कल से ही हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोला ही था आपसे, कल से आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सभी क्लासेस रीजनिंग की मिलेंगी। बच्चों ने जैसा कि कमेंट करके बताया है कि सर हमें रीजनिंग की क्लासेस सीरीज चाहिए, रीजनिंग की क्लासेस नहीं चाहिए, टॉप क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो हम आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी, वो दोपहर में 12 बजे आएगी। ठीक है, तो सब लोग दोपहर में 12 बजे तैयार रहना। रीजनिंग की टॉप क्वेश्चन की सीरीज दोपहर 12 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी समस्या होगी तो बताइएगा। और कोशिश ये भी है कि कल से शायद जीएस की टॉप 21 क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 10 दिन का समय है और 10 दिन के समय में ही सब कुछ पढ़ना है। तो हम आपकी जीएस का रिवीजन करा सकते हैं। हमने टीचर से बोला है, कल उन्होंने रिवीजन कराने के लिए कहा है। कल से वो टॉप 21, 31, 51 जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं वो आपको रिवीजन करा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रयास है कि आप यूपी पेट के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करो और सफलता पाओ। मेन एक ही लक्ष्य है हमारा, सफलता, दूसरा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। और जब आप सफल होगे तब आपको खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को खुशी मिलेगी और उससे ज़्यादा खुशी हमको मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करके रखना है। और हमने आपसे बोल रखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे साथ जोड़ दीजिए, लेकिन तब भी आप मेरी बात सुनते नहीं हो। ऐसा क्या है, मेरी पढ़ाई नहीं समझ में आती है क्या यार? हाँ, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, और क्या चाहिए बताओ? जो तुम कहो मैं उस तरह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ कैसे पढ़ना है, जल्दी से बताओ सभी लोग कैसे पढ़ना है। जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाऊँ या पैटर्न में बदलाव करूँ? जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करें तो हम बदलाव भी कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा समझा देते हैं? हाँ, ज़्यादा समझा देते हैं क्या? अगर नहीं समझाते हैं तो फिर समझो, पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमें मैथ और रीजनिंग में 30 में 30 नंबर चाहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आपके जितने फ्रेंड हैं सबको पेट के हमारे साथ क्लास में जोड़ दो, सबको 30 में 30 आए। नहीं चाहते हो क्या उनका 30 में 30 आए? हाँ, दोस्तों को कौन चाहता है कि 30 में 30 आए ना? सबसे बड़ी दुश्मनी तो दोस्तों से होती, भाई से होती है और उनसे होती है। तीन ही लोग तो दुश्मन होते हैं ना पेपर के टाइम। कभी भी अगल बगल बैठे हुए विद्यार्थियों पर पेपर में विश्वास मत करना, कभी वो सही नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में करते रहेंगे, बीच में धीरे धीरे आप बातें समझते चलिए, हमारी क्वेश्चन समझते चलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है, समझाएं? कह रहा है बी ए का 1/3 है। बी जो है वो ए का कितना है? 1/3। चलो जल्दी जल्दी समझते रहो। बी जो है वो ए का 1/3 है, तो यहाँ पे ए को इसके नीचे बुला लो, तो b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। बताइए, बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? अब यहाँ पे b का मान कितना आया? 1 और a का मान कितना आया? 3। वो कह रहा है b a से कितने प्रतिशत कम है। जब भी क्वेश्चन में कम या अधिक लगा होगा तो सबसे पहले आप निकालोगे कि वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है। उसने कहा b a से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले आप निकालो b कितना कम है। b कम है 2। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो? 100 से गुणा। 3 से 1 को घटा दिया, हमें पता चल गया b के पास 2 की कमी है। उसने कहा b a से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हमने निकाला b a से कितना कम है। जब भी क्वेश्चन में कम या अधिक लगा होगा तो सबसे पहले आप ये निकालोगे कि कितना कम है या कितना अधिक है। तो हमने निकाल लिया कि 2 कम है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे।
आगे क्या कह रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, जिसके साथ का या सा लगा होता है बटे में वो संख्या जाती है, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसके बटे में वो संख्या जाती है अपॉन में। तो ए के साथ सा लगा हुआ तो ए की वैल्यू कितनी, 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटे 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18.66% आ गया आपका आंसर। बताइए कोई परेशानी, सबको समझ में आ रहा है। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने पढ़ाए हैं परसेंटेज में आपको ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया गया 0.09 का होल स्क्वायर। जब तक मैं क्वेश्चन समझाने के लिए नोट कर रहा हूं आप लगाओ। 0.09 का होल स्क्वायर, 0.18 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर प्लस 0.36 का होल स्क्वायर प्लस 0.45 का होल स्क्वायर प्लस 0.54 का होल स्क्वायर। कितना बड़ा क्वेश्चन है यार ये। प्लस 0.63 का होल स्क्वायर प्लस 0.36 का 0.72 का होल स्क्वायर। ये सभी स्क्वायर लगा हुआ बेटा, ये सभी स्क्वायर है, दो नहीं है। 0.81 का होल स्क्वायर। अब जाके ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, करो सबका स्क्वायर और सबको जोड़ो, बताओ क्या आंसर आएगा, कितना समय जाएगा पता है तुम्हें। पेपर में आपका समय बहुत कम है। पहले टाइम पे जो पेपर आते थे, जब आप बहुत समय के पहले की बात करो, आज से 5-6 साल पहले की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते थे और हमारे पास समय ज़्यादा रहता था। लेकिन आज का क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और समय क्या है, कम हो गया है। तो हमें अब क्वेश्चन लगाने के सॉल्व मेथड आने चाहिए कि हम उसे कैसे लगा सकते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन के लिए हमने आपको डिजिटल सम पढ़ाया हुआ है। डिजिटल सम एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो बड़े से बड़े क्वेश्चनों के कैलकुलेशन को आसान कर सकता है। लेकिन आपको समझना होगा उस कॉन्सेप्ट को, आपको क्लास मेरी ज्वाइन करनी होगी। जो हमने क्लास पढ़ाई है डिजिटल सम की, वो क्लास आप ज्वाइन कर लो और समझ लो कि हाँ डिजिटल सम होता क्या। क्योंकि यहाँ पे उसको समझा पाने के लिए हमें 2 घंटे बर्बाद करने होंगे। जब मैं एक बार पढ़ा के समझा चुका हूँ तो जितने बच्चों का छूटा हुआ वो सब वहाँ से जाके पढ़ लें, ठीक है। और हम पहले एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने यूपी पेट का पूरा सिलेबस फ्री पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। और दूसरी चीज़, डीआई के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमने ही सॉल्व कराया है आपको यूपी पेट के लिए। और हम उम्मीद करते हैं यूपी पेट में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और आपका एक मॉक टेस्ट जो संडे को होना, सभी लोग तैयार रहेंगे मॉक टेस्ट देने के लिए। कोई भी मॉक टेस्ट इस बार छोड़ेगा नहीं। हमारा जो मेन टारगेट है 24 अगस्त वो होना चाहिए। अगर हमारी क्लासेस ना ज्वाइन कर पा रहे हो तो किसी भी तरीके से समय निकाल के ज्वाइन करो, नहीं तो पेपर में जानते हो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर सब लोग एक दूसरे को देखना, तुम मुड़ के उसको देखना, वो मुड़ के तुमको देखेगी। यही होगा बस पेपर में ना। तुम जाना पेपर में आराम से, तुम उसको देखना, वो तुमको देखेगी। कहते नहीं है कि पेपर के समय के एक हालात होते हैं ना कि वो मुड़ के देख रही थी हमें, हम मुड़ के देख रहे थे उसे। वो मुड़ के देख रही थी हमें और हम मुड़ के देख रहे थे उसे। वो हमें हम उसे, वो हमें हम उसे। ना पेपर में उसे कुछ आता था ना हमें। जब पेपर में कुछ नहीं आएगा तो यही जाके करोगे, ठीक है। तो पढ़ाई बिल्कुल अब सीरियस हो जाओ। अभी आपके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है, पेपर के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। आप क्वेश्चन करने का तरीका सीखो, देखो समझो कैसे करना है इसको। देखिए डिजिटल सम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 9 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 9 के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। डिजिटल सम में भी जहाँ भी 9 बनता है हम उसे काट देते हैं, जहाँ पे भी 9 दिखता है हम उसे काट देते हैं। तो ये 9 है, ये कैंसिल हो गया, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 8 9 कैंसिल हो गया। सब कुछ कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या डिजिटल सम में? डिजिटल सम हमारा क्या बचा? 0। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आ रहा है तो आंसर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0। और चेक करो कहाँ पे 0 है। ये 5 4 9 कट गया, कितना बचा? 5। ये 3 तो 5, 5 और 8 13, और 13 और 5 18, 18 का मतलब 9। और डिजिटल सम 9 का मतलब क्या होता है बेटा? डिजिटल सम 0। आपका आंसर आ गया। बताइए अगर आप इस क्वेश्चन को लगाने के पीछे भागते तो पेपर में सॉल्व कर पाते? तो इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखो और कैलकुलेशन अपना आसान करो। कैलकुलेशन आसान करो जिससे आसानी से सभी चीज़ें आपको मिल सकें।
ठीक है, पढ़ाई करो वरना शादी भी नहीं होगी तुम्हारी, बैठोगे। ठीक, ये दिया गया अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, √21.16। अभी हमने ये शायद एक क्लास हमारी छूटी हुई है, पढ़ाना है हमें। एक लड़की ने कल कमेंट किया था और बोला कि सर आपकी ये क्लास छूटी हुई है। हाँ बेटा, हम आज या कल में इस क्लास को आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। हम आज आपको इसको समझाए दे रहे हैं और कल हम इसे क्लास पूरी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात आपके साथ समस्या आती है अंडर रूट की संख्याओं को निकालने में। आज समझिएगा, जैसे हमें दिया गया है, अब समझना बेटा, अंडर रूट हम पहले एक समझाने के लिए रहे 2116, हम पॉइंट को भूल जा रहे हैं, पॉइंट पे कोई फोकस नहीं करें। 2116 को अंडर रूट के बाहर निकालना है, ठीक है। आप ये बताओ, हमने आपको 45 का स्क्वायर निकालने का तरीका बताया है ना, कैसे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जब इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 5, और 5 का गुणा इसमें कर दोगे कितना हो जाएगा? 20, 25। 45 का स्क्वायर 20, 25 हो गया ना। जिस संख्या को आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है वो 20, 25 से क्या है? बड़ी है। 20 से 25 से तो बड़ी है ना, एक बार समझ लो बस। और 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 50 का स्क्वायर 2500। जिस संख्या को आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है वो संख्या क्या है? 2500 से छोटी है। 2500 से छोटी है मीन्स वो संख्या जो स्क्वायर है 2116 का, वो इसके बीच में ही होगी। 46, 47, 48, 49। 46, 47, 48, 49, इन्हीं में से एक संख्या ही तो होगी। यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? लास्ट में यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट में जब 6 है तो जो लास्ट की संख्या होगी उसका स्क्वायर करने पर 6 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 46 लोगे और 46 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2116। मीन्स यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आएगा क्या? 4.6। चलिए आइए, अब इसको समझिएगा, ये किसके पास की है ये समझिएगा, ये बिल्कुल समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है। 85 का स्क्वायर कितना होता है? 55, 25 और 8 9 72, 7225। जो वैल्यू दी गई वो 7225 से बड़ी है। और 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। 8100 से छोटी है। जो ये वैल्यू है वो 7225 से बड़ी है और 8100 से छोटी है। मीन्स जो ये स्क्वायर है इनके बीच की संख्या का ही स्क्वायर होगी। लास्ट में कितना है? 6। तो जिस संख्या के लास्ट में 6 होगा उसी का स्क्वायर करने पर तो 6 मिलेगा। तो इनके बीच में कौन सी संख्या ऐसी आएगी जिसके बीच 6 होगा? 86। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? 8.6। समझ गए? कोई परेशानी? अब हमें दिया गया अंडर रूट 39.69, ठीक है। तो आप पढ़ो 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर 3600। और 65 का स्क्वायर कितना होता है? 50, 25, 7 6 42, 4225। मीन्स जो 3969 है उसे जो अंडर रूट से बाहर निकालना है वो हमारा 3600 से बड़ा है और 4225 से छोटा है। तो मीन्स ये इसके बीच का ही स्क्वायर होगा। यूनिट डिजिट में क्या है? 9 है। तो यहाँ पे 9 कहाँ आएगा? 63 में, क्योंकि 60 और 65 के बीच में एक ऐसी संख्या आएगी 3 जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आएगा। या 7 है जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है, यूनिट डिजिट 9 आता है। लेकिन आपको 60 और 65 के बीच में लेना है, तो वो कौन सी है? 63। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6.3 प्लस यहाँ पे दिया गया 1849। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा, ठीक है, पॉइंट नहीं लगा। आइए 1849 को चेक करते हैं। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। और 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20, 25। हमने स्क्वायर वाले वर्गमूल और घनमूल वाली क्लास में स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड बताए हैं। जितने बच्चे अभी तक नहीं पढ़े वो वर्गमूल और घनमूल की क्लास जरूर अटेंड कर लें, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी ये क्लास अंडर रूट आने वाली है, वो भी कल परसों में आ जाएगी, तो आप लोग वर्गमूल और घनमूल पहले पढ़ के रखो और डिजिटल सम पढ़ लो, क्योंकि डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए 40 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर, तो इसके बीच में ही ये संख्या होगी, क्योंकि ये 20, 25 से छोटी है और 1600 से बड़ी है। इसके बीच में होगी तो लास्ट में क्या है? 9। तो ये किसका हो जाएगा? 43 का स्क्वायर। 43 आ गया। अब 43 में ये सब जोड़ दो, तो 43 जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो। 4.6, 8.6, 6 6 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 4 3 7, 7 1 8 8 8 16 86 लग 56.2। 56.2 से माइनस का 6.3 कर दो, ठीक है। अब 2 से 3 को घटाना, तो 2 से 3 तो घटेगा नहीं, 1 कैरी दो, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, और 2 से 3 को घटाना है तो 1 हासिल, तो 12 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9।
1 हासिल गया तो यहाँ पे कितना बचा था 5, 5 से 6 तो घटेगा नहीं, 1 हासिल दोगे 15, 15 से 6 घटाओगे कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 49.99। ये देखिए आंसर। बताइए कोई परेशानी किसी को? सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई दिक्कत? बताइए, कुछ भी ना समझ में आओ जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं समझा दूँ। सबको समझ में आ रहा है? चलिए ये क्लास आपकी आ जाएगी कल परसों में, परेशान मत हो, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अंडर रूट निकालने का हमने ये आपको ऐसा सिखा देंगे कि आप सेकंडों में मेरी तरह निकालोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 है और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 है। इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4:3 है। यदि मानव संसाधन में विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 100 है तो विपणन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? आपने पढ़ा है एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर, ये पढ़ा हुआ है ना। और जब एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं ऑल नंबर का तो हमें मिलता है सम ऑफ ऑल नंबर। जितने लोग एवरेज की क्लास नहीं पढ़े हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, हमारी निवेदन है कि वो सभी लोग एवरेज की, परसेंटेज की, DI की क्लास पढ़ लें, जिससे यूपी पेट का पेपर उनका अच्छा जाए। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से बेटा मेहनत करो। 10 ही 12 दिन का समय हमारे पास है, इसमें हम जितना पढ़ सकते हैं, हमारे पास जितना समय है हम पूरे समय का उपयोग करेंगे जिससे हमारा पेपर अच्छे से हो जाए। इसीलिए हम टॉप सीरीज रिवीजन के लिए टॉप सीरीज क्वेश्चन चला रहे हैं जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो एवरेज में जब ऑल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ ऑल नंबर मिलता है। अब कहा मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 20 है। मानव संसाधन विभाग की 20 है। और विपणन विभाग की कितनी है? 30 है, 30 लिख दो। मानव संसाधन विभाग की 20 है, विपणन विभाग की 30 है। इनका जो एवरेज अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4:3। मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 100। जब एवरेज में सभी संख्या, एवरेज में ऑल नंबर पूरे नंबर से, टोटल नंबर से, टोटल संख्या कितनी दे रखी? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ ऑल नंबर मिलता है। ठीक है, हमें सभी लोगों की संख्या मिलती है। तो हमने इसमें पूछा, हमने कहा इसमें X लोग काम करते हैं। विपणन विभाग के पूछा है, विपणन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, और विपणन विभाग का एवरेज दे रखा 30, तो इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को हमने क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। ये कटेगा 4 पंचे 20, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 के 10 में मल्टीप्लाई करोगे 50, और x इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। आपका आंसर आ गया 50। बताइए कोई परेशानी? सभी को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी हो तो बोलो। एवरेज की क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो पहले एवरेज पढ़ लो। ठीक है, एवरेज पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और पढ़ना आपको है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ और बोलते चलो। कॉपी पेन किताब पेंसिल सब लेके बैठा करो, बीच बीच में क्लास छोड़ के मत जाया करो। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन पेंसिल किताब सब लेके बैठेंगे, क्लास कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। सभी लोग ध्यान दे के जब भी क्लास स्टार्ट करो उसके साथ बैठ जाओ पढ़ने के लिए मन से। ठीक है, वरना फिर आराम कर लो, जब आराम हो जाएगा तब पढ़ाई करना। पढ़ाई में मन तो लगता नहीं बिल्कुल तुम लोगों का कि पढ़ाई करो। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा 18 व्यक्तियों के एक परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 18 हैं। समझ लेना, एक बार मैं समझाऊंगा। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है। 18 परिवार का हमने कहा औसत वजन जो है वो 0 है, बीच में 0 बना दिया। ठीक है, 18 परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे के वजन को शामिल किया जाता है। जब उस परिवार में एक बच्चा शामिल हो जाता है तो उसका औसत वजन, उस परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है, और बच्चे को शामिल करने के बाद उस पूरे परिवार का जो औसत वजन हो जाता है वो 19 किलोग्राम हो जाता है।
जब इसमें एक बच्चा शामिल हुआ तो इस परिवार में कितने लोग हो गए? 19 लोग। और जब 19 लोग हुए, देखो बच्चे को शामिल होने के बाद उस परिवार का औसत वजन कितना हो जाता है? 19 किलो हो जाता है। 19 किलो हो जाता है। इसमें 1 किलोग्राम की कमी हुई, मीन्स ये 20 रहा होगा। जब 18 लोगों का परिवार था तो 20 किलोग्राम था, कहा ना, औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब उसमें एक बच्चा शामिल हो जाता है। एक बच्चा शामिल हो गया, 19 लोग हो गए, तो औसत किलोग्राम 1 कम कर दिया गया, 19 हो गया। तो कहा बच्चे का वजन बताइए। तो इसमें से 18 से जब 19 घटेगा तो 1 आएगा जो बच्चे आएगा, बच्चा का वजन बताना है। 1 जो आएगा वो बच्चे का वजन ही निकल के आएगा। देखो कितनी जल्दी निकालते हैं। 18 लोगों के परिवार का औसत वजन 20 था, 19 लोगों का 19 है। एवरेज में कमी आई, कितनी कमी आई? 1 की। ये कमी किसकी आई है? उस बच्चे की। कितना कमी आई? 1 किलो की। बताइए, कोई परेशानी? सभी को समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझते चलो और मेहनत से पढ़ाई करते चलो। कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? यार बोलते चलो तुम लोग, ऐसे कैसे बैठे रहते हो? मेरे समझ में नहीं आता। बोलो तो कम से कम हाँ या ना, कुछ तो बताओ, तभी तो मैं उस तरह समझाऊँ आपको। सब समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ चला गया? ये 5 था, 6 नहीं है क्या? नंबरिंग गलत हो गई हमें लग रहा है। चलो 6 गायब हो गया। देखो इतना डरता तुमसे कि क्वेश्चन ही नहीं आया। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। संख्याएं दी गई 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। चलो समझो जल्दी से। देखो कैसे निकालते हैं भिन्न। इसका गुणा इसमें करेंगे 11×5 = 55। इसका गुणा इसमें करेंगे 6×6 = 36। 55 बड़ा है या 36? 55 बड़ा है तो इधर चिन्ह लगाओ, इसको रख कर दो आप। 3×6 = 18, 11 दूना 22, 22 बड़ा है या 18? 22। तो जिधर जो बड़ा हो उसकी तरफ मुंह खोलते जाओ और नीचे वाली संख्याओं को रफ करते जाओ। फिर 9 दूनी 18, 8 त्रिक 24, 24 बड़ा है या 18? 24, रफ कर दो। फिर आओ 7 8 56, 9 6 54, 56 बड़ा है 54, 56। तो ऐसे ठीक लगा दो। अब बात समझना बेटा, बात समझिएगा पूरी तरीके से आप सभी लोग, ठीक है? समझने का प्रयास करिएगा। ये जो संख्याएं दी गई हैं इतने में, इन 4 संख्याओं में आप सबसे पहले निकालो कि सबसे बड़ा कौन है। इन 4 संख्याओं में आप निकालो कौन सा बड़ा है, ठीक है? तो देखिएगा, इससे बड़ा ये वाला और इससे बड़ा ये वाला और इससे बड़ा ये वाला, मीन्स इन चारों में सबसे बड़ा है 8/9 और इससे बड़ा ये वाला है। तो अब इन दोनों में चेक कर लो कौन सा बड़ा। 8×6 = 48, 9×5 = 45, 48 बड़ा कि 45? 48। तो आंसर आ गया आपका 8/9। क्लियर है बेटा? बताइए सभी लोग खुश हो, पढ़ाई से संतुष्ट हो, समझ में आ रहा है? अगर संतुष्ट हो तो पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उसके आगे बात पढ़ाएं फिर हम। अगर सबको समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ कराओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम रोज़ कहते हैं लेकिन आप सुनते रोज़ नहीं हो। कभी मेरी बात भी सुन लिया करो, नहीं तुम्हारी बात हम एक भी नहीं सुनेंगे। जैसे वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती ना, वैसे हम भी नहीं सुनेंगे। तुम हो ही वैसे, काहे वो सुने तुम्हारी बात। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लगाना, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। जल्दी से लगा के कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से लगाओ। आ गया? चलिए, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएं तो मज़ा आ जाए, क्योंकि मेरे पढ़े हुए बच्चे जल्दी कर लेंगे ना, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी सब जल्दी से कर लेंगे। कैसे? क्वेश्चन पढ़ो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? बेटा जो
चार ऑप्शन आपको खूब खूबसूरत से दिए गए हैं, जो इतने खूबसूरत से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि कहा तो संख्या क्या है, मीन्स ये जो चार खूबसूरत से ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को एक लोगों को चुनना है। आपके पास चार खूबसूरत लोग हैं, उसमें एक लोगों को चुनना है, तो उसी को चुनोगे ना जो आपके सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता होगा। तो यहाँ पे कहा है, बस आप 2-3 पॉइंट देखना। यहाँ पे एक पॉइंट कहा, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। इकाई स्थान का अंक मीन्स यूनिट डिजिट। अगर एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या है तो एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 9। तो देखो क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है? नहीं। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है? नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, दो लोग चले गए। आपके पास चार खूबसूरत लोग थे, दो लोग चले गए। अब आपको दो लोगों में पसंद करना है कि कौन आपके साथ रहेगा, कौन जीवन भर साथ देगा, कौन हमारा क्वेश्चन सही कराएगा ना, मेन तो क्वेश्चन है। चलो, कह रहा 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो 10वें स्थान का वर्ग है, जो 10वें स्थान का अंक है, तो इकाई दहाई 10वें स्थान का अंक ये, 10वें स्थान का अंक ये है। यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या है? वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, और 2 का वर्ग क्या करोगे? 4। तो देखो 4 कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपका आंसर आ गया ये। मीन्स जीवन भर आपका साथ ए वाला निभाएगा, क्योंकि वही आपका आंसर सही कराएगा। जब तक आंसर नहीं सही होगा तब तक आपको पेपर में सिलेक्शन कहाँ से होगा? ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं ये सीखना है। हम आज देख लो सभी क्वेश्चन अप्रॉक्स हम आपको ऑप्शन से हल कराने का प्रयास करेंगे। बस आप मेहनत करते जाओ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्शन से कर नहीं पाओगे पेपर में। कोई परेशानी है? हमने पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व पढ़ा नहीं, पूरा क्वेश्चन हमने दोबारा नहीं पढ़ा। हम इसके 2 पॉइंट पकड़े, सिर्फ एक विषम संख्या वाला और दूसरा अभाज्य संख्या का वर्ग वाला। बस इन्हीं दोनों पॉइंट से हमने आंसर बता दिया और आपका आंसर आ गया 87649। चलिए, कह रहा निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें। इनमें कौन सा सबसे छोटा है ये पूछा है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट, यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट, यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट। अगर टोटल की बात की जाए, गुणा किया जाता है जब भी पॉइंट का, तो जितने अंक पहले पॉइंट होता है गुणा करने पर उतने अंक पहले पॉइंट लगता है। यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट 1, यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट अब 2 लोग हो गए, यहाँ पे एक अंक पहले पॉइंट अब 3 लोग हो गए। मीन्स अब 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा। इन लोगों का एक में गुणा करोगे तो एक ही आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा? 3 अंक पहले लगेगा। समझ गए? कोई परेशानी? ये आपका लिखा हुआ है 0.01/2। यहाँ से दशमलव हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 100, और 1 को 2 से काटोगे 2 पंची 10, 0.5/100 आएगा। नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाते हैं। नीचे जितने ही जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक पहले पॉइंट लगाते हैं। 100 से जब इसको डिवाइड करोगे एक अंक पहले पॉइंट लगा ही लगा है। 100 से डिवाइड करोगे नीचे 2 जीरो, 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर आएगा 0.005। एक अंक पहले पॉइंट पहले था, 2 अंक पहले पॉइंट 0 बढ़ा देंगे तो 3 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 0.03/3। इसको करोगे तो 2 जीरो आएंगे, नीचे 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, तो ये बचेगा 1/100। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा क्या? 0.01। बात समझ गया सभी लोग? बताइए, कोई परेशानी किसी को? सबको समझ में आ रहा? इसका गुणा करना है। एक अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, 1 2 3 4, 4 अंक पहले पॉइंट लगेगा 0.004। आ गया 0.004। पूछा सबसे छोटा कौन है, तो जितने ज़्यादा जिसमें पॉइंट के बाद जीरो होंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट के पहले अंक के, जितने ज़्यादा अंकों के पहले पॉइंट होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। जितने ज़्यादा अंकों के पहले पॉइंट लगा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे 4 अंक पहले, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। समझ गए? अब हमें लगता है कि भिन्न में इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। संभावनाएँ, ठीक है, संभावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। चलिए ये पढ़िए, आप लोग जल्दी से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए? क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अगर जैसे हमने मान लिया कि वो भिन्न x/y है, तो कह रहा है इसके अंश और हर का योग कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 है।
और कह रहा और क्रमशः हर और अंश में 3 और 9 जोड़ने पर, x में 3 जोड़ने पर और y में 9 जोड़ने पर क्या हो जाता है, यह भिन्न 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणा क्या होगा, तो अंश और हर का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो जो ये ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, ये अंश और हर का मल्टीप्लाई ही तो दे रखा है। इतनी बात क्लियर है सबको। हमने पूरी वहाँ पे जो कहानी थी हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक। हमें x और y का गुणा बताना है क्या होगा। जो भिन्न दे रखा है ये दे रखे हैं, अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं ये कितना टूटेगा, 7 छंग 42 टूटेगा, 7 छंग 42 टूटेगा, कोई परेशानी। उसने कहा, हमने कहा भिन्न हमारी जो है वो 7/6 है। हमने अपने मन से कह रहे हैं, आप सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ता है पेपर में, कभी कभी आपकी किस्मत हुई पहला ऑप्शन ही सही निकल जाए, ठीक। 7/6 आ गया। कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 13। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई है। पहला जो कानून उसने दिया है कि अंश और हर का योग कितना होना चाहिए, 13। तो 7 6 13। आपको फैक्टर और भी जैसे इनका फैक्टर करना, 6 पंचे 30, ये तो वैसे नहीं बनेगा। 8 त्रिक 24, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको फैक्टर में क्या है, ऐसा करना है कि 13 बनना चाहिए। या तो ये ऐसे तोड़ो 10 3 30, तब जाके इसका फैक्टर 13 बनेगा, क्योंकि अंश और हर का योग कितना आना चाहिए, 13। ये भी नहीं बनेगा। 9 5 45 नहीं बनेगा, ठीक है। यही बना 7 छंग 42, 7 6 13, अंश और हर का योग। आगे देखो क्या कहा, अंश में 3 जोड़ने पर, हर में 9 जोड़ने पर, तो जोड़ा तो 10/15 आ गया। तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। कह रहा जब अंश में 2 जोड़ो, हर में 3 जोड़ो, तो वो क्या आना चाहिए, 2/3 आ रहा, 2/3। तो हमारे द्वारा किया गया आंसर बिल्कुल सही है। कौनो परेशानी, कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का कहीं कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए, बताते चलो। मौज मस्ती से पढ़ो, समझ में आएगा। बोझ लाद के पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक। आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा जो आपको समझ में ना आए। बस हमारा प्रयास है कि आपको क्वेश्चंस पेपर में कम लगाने पड़े, कम से कम 25 क्वेश्चन में 15 तो ना ही लगाने पड़े। आप ऐसे ऑप्शन से कर लोगे तो आपका पेपर जल्दी निकल जाएगा, जल्दी सॉल्व कर लोगे। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में, फर्जी की चीज़ नहीं पढ़ाता, आदत नहीं। चलिए, कह रहा है 6, ये जो दिया गया इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। इसका वर्गमूल निकालना मीन्स इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है। अगर अंडर रूट के बाहर निकालना तो जो ऑप्शन में संख्याएं दी गई हैं वो इन्हीं संख्याओं का वर्ग ही तो होगा, वर्ग ही तो होगा। वो गलत लिखा था ऑप्शन। अगर कोई संख्या अंडर रूट से बाहर निकालनी तो जब तक वो संख्या का वर्ग नहीं बनेगी वो अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगी। वर्ग बनेगी तभी तो अंडर रूट के बाहर निकलेगी। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इसको सोचें, हम तुरंत इसमें क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। 6 2 8 8 5 13, 13 का मतलब 4। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया, 4। तो आंसर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 4। जितने लोग डिजिटल सम की क्लास नहीं पढ़े हैं वो अभी जाके इस क्लास के ओर होने के बाद पूरी डिजिटल सम पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिजिटल सम से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए ना, इसलिए। अगर नौकरी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक। अगर नौकरी चाहिए तो उसको पढ़ो। अब देखिएगा, 7 2 9 कट गया, 5 का स्क्वायर कितना चाहिए, 25। तो ये कितना हो गया डिजिटल सम, 7। ये 5 2 7 और 7 5 12, 12 का मतलब 3 और 3 त्रिक का 9, इसका आ गया 9। ये आइए 5 4 9 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना आया, 4। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी। ऐसे डिजिटल सम से लगाओ, ये क्वेश्चन तुरंत लगेंगे। और अगर आपने इनको लगाने का प्रयास किया पेपर में, कल भी मैंने 1 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराए हैं, सब डिजिटल सम से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको करने का पैटर्न आना चाहिए। अगर आप क्लास पढ़े होगे तभी कर पाओगे, अगर क्लास नहीं पढ़े हो मेरी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन दिया गया है 3√5 प्लस √125 इक्वल टू 17.84 और हमसे पूछा है √80 प्लस 7√5 का मान क्या होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो पहले। ये 3√5 है और इसको जो 125 है आप इसको 25 × 5 लिख सकते हो, इक्वल टू 17.84 है, ठीक है। 25 का बेटा अंडर रूट के बाहर क्या निकल के आएगा, 5 और जितने लोग नहीं निकाल पा रहे हो ना तो वर्गमूल और घनमूल की क्लास पढ़ो जाके, बिल्कुल अच्छे से समझाया कैसे निकाला जाता है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो तभी मुझे गुस्सा आती है।
पढ़ाई करो जो मेन काम है, और सारे काम हम लोग बाद में करेंगे। मेन तो पढ़ाई है ना, सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद देखा जाएगा। पढ़ाई ना करो ना तो नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के भाग्य साथ नहीं देता। ठीक है, तो मेहनत करो, नौकरी लो, शादी करो, ज़िंदगी जियो। ठीक है, नहीं तो इधर उधर मुंह मारते फिरोगे। ये है 3√5। 5√5 का मान कितना हो जाएगा? 8√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17.84। 8 से काटो इसको, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 गया, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो √5 का मान कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 2.23। इसको सॉल्व करो, इसको आप 16 गुणे 5 लिख सकते हो, 16 पंचे 80। 7√5। 16 का क्या बाहर आएगा बेटा? 4, 4√5 प्लस 7√5, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 11√5। √5 का मान आपने निकाल के रखा है, पुट कर दो, 11 गुणे 2.23। 11 3 33 का 3 हाथ से लगेगा 3, 11 दूना 22 और 3 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 11 दूना 22 और 2 24, 24.53। ये देखिए बेटा, जिसको अंडर रूट से निकालने में परेशानी हो तो थोड़ा सा कष्ट उठाओ, 40-45 मिनट और हमको देख लेना, इतने ख़राब भी नहीं है कि पढ़ाई में मज़ा ना आए। ठीक, आप जाके उस वीडियो को देख लो जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं, और जब हम पढ़ाएं तो आपको रिवीजन में परेशानी ना हो। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? ये क्वेश्चन आप लगाना, इस क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया है और डिजिटल सम वाली क्लास में पढ़ाया है, और सभी लोग इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से ही लगाएंगे। कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा कि मोबाइल से उठा कैलकुलेट करके आंसर दे दिया। आंसर आपको देना है और डिजिटल सम से लगा के देना है। दो जल्दी से, हमने 2-3 क्लास पढ़ाई हैं इसकी। आप समझ पा रहे होंगे डिजिटल सम आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल सम आपके भविष्य में एक बहुत अहम रोल निभाता है, उसका अहम योगदान है आपके कैलकुलेशन में। तो आप उसको पढ़ लो, एक ही बार तो पढ़ना है, बार बार तो नहीं पढ़ना है ना। डिजिटल सम की क्लास एक बार पढ़ लो, कम से कम कैलकुलेशन तो कर पाओगे जल्दी जल्दी। नहीं फिर हमारी गलतियाँ दोगे कि सर जी आपने पता नहीं क्या पढ़ा दिया था। पेपर में हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, इतना मान लो बस। आपको इसी लेवल की पढ़ाई करनी है और ऐसे ही पढ़ाई करनी है, नहीं तो आएगा छोड़ के चले आओगे। और हमें रिजल्ट चाहिए इस बार, सबका पेट निकलना चाहिए, किसी का रुकना नहीं चाहिए। जितने लोग हमसे पढ़ रहे हो सबका निकलना चाहिए, और मैथ और रीजनिंग में 30 में 30 आने चाहिए। कल से रीजनिंग की सीरीज शुरू कर देंगे, परेशान मत हो, उसमें भी समस्या ख़त्म कर देंगे तुम्हारी। 1% की प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे तुमको। आइए ये क्वेश्चन हम बताते हैं ना, 1093 गुणे 1093। कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? उठा के मोबाइल कैलकुलेट कर दोगे ना तुरंत और बता दोगे सर जी आंसर आ रहा है। तुम सब बहुत खतरनाक खिलाड़ी हो ना। थोड़ा धैर्य बना लिया करो, कुछ सोचा समझा करो कि कैसे लगाया जाए। ये कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये ए दे रहा है, ये बी दे रहा है। अरे यार ए बी तो हमको भी दिख रहा है, लगाएंगे कैसे ये बताओ। मल्टीप्लाई करना है कैसे करें बताओ, मल्टीप्लाई कैसे करें? अगर डिजिटल सम नहीं पढ़े हो तो कर नहीं पाओगे। देखो डिजिटल सम से कैसे आएगा, देखो जहाँ पे 9 होगा वो कट जाएगा, 3 1 4, जहाँ पे 9 होगा कट जाएगा 3 1 4, और 4 चौको 16, 16 का मतलब 7, पूरा लिख दे। 4 चौको 16, 16 को जोड़ दो 7, क्योंकि डिजिटल सम कहता है संख्याओं को जोड़ते चले जाइए और तब तक जोड़िए जब तक एक अंक की संख्या ना मिल जाए। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया? 7। तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 7। तो वो आंसर और चेक करो कहाँ पे 7 है। 9 गया, 9 गया, 4 4 8 1 9 गया, 6 1 7, देखो पहला ही आंसर है आपका। तो आपका आंसर आ गया पहला वाला। आप मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लेना सर जी सही पढ़ा रहे हैं गलत। बिल्कुल सही है, पूर्ण विश्वास से पढ़ो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर ऐसा ही पूछा जाता है और सेकंडों में आंसर आपके निकलेंगे अगर आप हमारा एक टॉपिक डिजिटल सम पढ़ लिए। कि पूरी बेसिक मैथ की क्लास जल्द ही कंप्लीट करेंगे। अगर बेसिक मैथ पढ़ लिए तो मुझे मैथ सिखाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होगी आपको, और आपको सीखने में मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
दिया गया है किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? कितने लोग लगा सकते हैं? एक कोई विद्यालय है, विद्यालय में हमेशा बॉय और गर्ल 100% होते हैं। ये आपको पता है, प्रतिशत वाली क्लास में बहुत बार बोले हैं ये बात, ठीक। बॉय और गर्ल 100% है। बॉय और गर्ल का हमें रेशियो दे रखा है, बॉय और गर्ल का हमें रेशियो दे रखा है कितना? 3:2। अगर हम बॉय और गर्ल की टोटल संख्या की बात करें तो 3:2 का मतलब टोटल संख्या हो गई 5, ठीक है। अब कह रहा बॉय का 20% तो इसमें 20 से गुणा कर दो और टोटल है तो प्लस लगा लो, और लड़कियों का 25% तो इसमें 25 से गुणा कर दो, ठीक है। तो टोटल में क्या परिवर्तन होना है? हमने कहा x का परिवर्तन हुआ। उसने कहा कि को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, 20% और 25% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो हमने टोटल में x से गुणा कर दिया। x है जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। और 30 दूनी 20 दूनी 60 और 25 दूना 50 इक्वल टू 5x। समझते जाना, 110/5 काटो कितना आएगा? 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 22। ये 22% जो हमारे छात्र आए हैं वे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। क्वेश्चन पूछा कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है, तो इस 22% को इसमें से माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा कितना? 78% जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। समझ गए सभी लोग? बताइए, कोई परेशानी? बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी इसके 2-3 ट्रिक और है, लेकिन आज रिवीजन क्लास में ज़्यादा ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही पढ़ो जितने में पेपर बीट हो जाए, उतना ही पढ़ो जितने में पेपर बीट हो जाए, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ट्रिक जान के क्या करोगे? फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और हमेशा हम कल भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं कि एक टीचर से पढ़ना मैथ, जिससे कि मैथ आपको जब तैयार हो तो एक अच्छे लेवल पे तैयारी हो। आज हमसे, कल उनसे, परसों उनसे, सभी टीचर अच्छे होते हैं। जो पढ़ा रहा वो अच्छे होते हैं, जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो अच्छे होते हैं। देखो, सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बस आप जिसको भी एक बार पकड़ लो, उसके साथ पूरी मैथ का सिलेबस कंप्लीट करो, और जो फ्री ऑफ कास्ट पूरा सिलेबस पढ़ाता हो उसको पकड़ लो। मैं ये नहीं कहूँगा मुझको पकड़ लो, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जो भी टीचर पढ़ाता है आपको जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो बस। मेरा मेन उद्देश्य है पढ़ना। आप पढ़ाई करो, आप नौकरी पाओ, जल्दी सफलता मिले, शादी वादी हो अच्छी सी। बहुत लोग पढ़ते हैं शादी करने के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे घर में रिश्तेदार आए कोई देखने के लिए, तो पूछे कि लड़का क्या करता है, तो बताएंगे तैयारी करता है। अरे कब तक तैयारी करेगा यार, एक समय तो आएगा ना, शादी वाले रिश्तेदार तैयारी करता है। ठीक है, चलो तैयारी कर रहा है, लड़का तैयारी कर रहा है, कल नौकरी पा जाएगा, शादी करा दो। कुछ लड़के इसीलिए पढ़ते हैं, सिर्फ शादी करने के लिए, और कुछ लड़के इसलिए पढ़ते हैं कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो मोटा रुपया मिलेगा, मीन्स दहेज खूब ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो खूब रुपया मिलेगा दहेज में ना, कुछ लोग इसके लिए पढ़ते हैं। चलो उनकी बात सही, कंसर्न सरकारी नौकरी के लिए, जब सरकारी नौकरी पाएंगे तो दहेज तो लेंगे ही लेंगे ना, नहीं लेना चाहिए, वैसे गलत चीज़ है। और कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि सरकारी नौकरी मिली तो सुंदर कन्या मिलेगी, सरकारी नौकरी होगी तो अच्छी लड़की से शादी होगी, पढ़ी लिखी लड़की से शादी होगी जिसके पास ज्ञान होगा ना। कहते नहीं जैसे कि विद्या ददाती सरकारी नौकरी, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। यदि आपको सुंदर कन्या चाहिए तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विद्या चाहिए, मीन्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आया? पढ़ाई। तो इसीलिए आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? पढ़ाई। तो आज से आप सबसे ज़्यादा जिसको अपना सबसे ज़्यादा समय दोगे वो किसको दोगे? पढ़ाई। आपको प्यार किससे होगा? किताबों से, किसी और से नहीं। पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ आकर्षित करो।
क्योंकि आप सोचो आपके माता पिता आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कमा के आपको पढ़ाते हैं। आप समझ के देखो एक बार, आपको कमाना होगा तो कितना, वो जो रुपया वो कमाते हैं वो आसान का नहीं है, इतनी मेहनत की कमाई है। उस मेहनत की कमाई को नाजायज़ तरीके से मत खर्च करो, जायज़ तरीके से खर्च करो। अगर कहीं कोई फ़ीस जमा करते हो कोचिंग कॉलेज में तो आप उसका लाभ उठाओ, वहाँ पढ़ने जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। और जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे। उनके लिए हम पूरी फ्री ऑफ कास्ट क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, लड़कियों को विशेष छूट दी जाएगी फीस में। बहुत ही जल्द ही ऑफलाइन की योजनाओं के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। कोचिंग जरा से ओपन हो रही 16 से, तो फिर जैसा होगा पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। और जितने बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों, उनको मैं एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊँगा। बस आप अपना दायित्व तो निभाते रहना कि हमारी वीडियो को शेयर करते रहना। बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, मैंने और कभी भी कोई भी फीस मांगूंगा नहीं। बस आप मेरी वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नौकरी पाना है, नौकरी के लिए मेहनत करो। इस साल पेट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जब पहली बार पेट होता ना तो आप लोगों के दिमाग में टेंशन भी होगी ना कि कैसे निकालेंगे। होता है अभी बताते हैं काहे होता है। अगला क्वेश्चन समझो, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा ना मेरा। 18 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल हमने ये पढ़ाया था आपको। चलो जल्दी से पढ़ो, बताओ क्या होगा। पढ़ो, मेहनत करते रहो, सभी लोग ध्यान देते रहो। पढ़ाई में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, हम बदलाव कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको समझना है नौकरी पानी है, हमारा मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। चलो, कह रहा मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने के खर्च पर, जिसके कारण उसका खर्च घट गया। जब उसका वेतन बढ़ा तो उसने खाने का खर्च नहीं बढ़ाया, तो खाने के खर्च में कमी हो जाएगी, वेतन बढ़ गया ना। तो आओ, हमने उसकी आय मान ली कि आय क्या है, वाई। देखो हमें एक्स से बहुत नफरत है, इसलिए हम वाई मानते हैं, आप भी वाई मानो, ठीक है। वाई हमने मान लिया मनोज की आय वाई है। वाई का 33% वो कहाँ खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है। फिर क्या होता है, उसकी आय में 1000 रुपये की वृद्धि होती, मीन्स उसकी आय 1000 बढ़ा दी जाती है। जब आय 1000 बढ़ा दी जाती है तो वो उसका खाने पर खर्च कितना हो जाता है, तब 27% हो जाता है, मीन्स 27/100 कर दो। ये कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 9 27 कटेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 11y हो जाएगा, इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो, 9y इक्वल टू 9000 हो, सॉरी 9y इक्वल टू 9000 हो जाएगा। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो 9y, 9 का 1000 में मल्टीप्लाई करो 9000, और 11y से 9y जाएगा, कितना आ जाएगा 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000। इसको काटोगे तो 4500 रुपये उसकी आय हो जाएगी। बताइए कोई परेशानी है आपको, समझ में आ रहा। कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ाया था, हमें उम्मीद है कि पेपर में नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए मैं नए क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। 2 4 5 नए क्वेश्चंस आपके लिए डाल रहा हूँ कि अगर पेपर में पूछा जाए तो छूटा ना, आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने आपसे दावा किया है कि 30 में 30 दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा। तो आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहो। पेपर के बाद हम एक बार बात करेंगे आपस में कि हमने जो कहा वो हुआ या नहीं हुआ, हमारा पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। आप नहीं कर पाओगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आपने मन से पढ़ाई नहीं की है। 19 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है, 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 है। 6 बच्चे हैं, उनका एवरेज जो है वो कितना है 17.5 है। कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। कितने किलोग्राम के, एक 14 किलोग्राम का है, एक 19 किलोग्राम का है, एक 23 किलोग्राम का है, एक 21 किलोग्राम का है, एक 13 किलोग्राम का है, और x किलोग्राम, क्योंकि 6वें बच्चे का भार ज्ञात करना है, एक x किलोग्राम का है। हमने ये मेथड आपको एवरेज की पहली क्लास में पढ़ाया है, सब लोग समझना। 17.5 से ये कितना कम है, पहले देखो 17.5 से कितना कम है, बताइए जल्दी से, बताओ कितना कम है यार। 3.5 ना, कम होगा तो माइनस का चिन्ह लगाना। 17.5 से ये कितना ज़्यादा है, बताओ जल्दी से,
बोलो 1.5 ज़्यादा तो प्लस का चिन्ह लगाना। ये 17.5 से कितना ज़्यादा है, 4.5 ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा देना। ठीक है, ये 17.5 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 3.5 ज़्यादा है। ये 17.5 से कितना कम है, 4.5 कम है। जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे प्लस लगाना और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे माइनस लगाना। अब इन सभी को ऐड कर लो, जो भी माइनस वाला होगा माइनस का 3.5 प्लस का 3.5 ये कट जाएगा। बताइए कोई परेशानी। अब प्लस वाले दोनों जोड़ लो, दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, 7 आएगा। 4.5 और 1.5 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। और ये माइनस का है, इसको इससे घटा दो तो घटाओगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2.5, प्लस का 2.5 आया। हमने ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था नेट डिविएशन क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। मीन्स ये सभी जोड़ घटा के कितना बनाना होगा, 0 बनाना होगा। x की वैल्यू को भी समझते हुए ये सभी वैल्यूओं को क्या जोड़ घटा के क्या बनाना है, 0 बनाना है। और जब 0 बनाना तो इसमें क्या करना होगा, माइनस का 2.5 करोगे तभी तो ये 0 बनेगा। तो x में माइनस का क्या करोगे, 2.5। हमने कहा जो एवरेज होता है वो एवरेज सभी का होता है, तो 17.5 से माइनस का 2.5 करोगे तो कितना आएगा, 15। तो x का मान कितना आ गया, 15। मीन्स जो छठवें व्यक्ति का भार है वो कितना है, 15 किलोग्राम है। बात क्लियर है, जल्दी से समझ लो, सर दर्द करने लगा है आज मेरा, बहुत गर्मी है आज, यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा आज। बताओ भैया आगे बढ़ें, समझ में आ गया सबको, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बताओ जल्दी से कमेंट करके, यार तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, कमेंट क्यों नहीं करके बताते हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बताते चलो, आगे बढ़ें चलो। ये क्वेश्चन है, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। सोमनाथ जो है 12 महीने में कितने रुपए कमाता है, 24 लाख रुपए कमाता है। 24 लाख रुपए का होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक महीने में कितना कमाएगा, 2 लाख रुपए कमाएगा। एक महीने में वो कितना कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है। मीन्स उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए में क्या करता है, वो 40,000 की EMI भरता है। मीन्स वो कोई कार लोन पे लिया हुआ जिसकी EMI है 40,000 रुपये। तो क्वेश्चन पूछा है मासिक आय के कितने प्रतिशत EMI भरता है। हमने कहा प्रतिशत EMI बराबर कितने रुपए EMI भरता है, 40,000 रुपये भरता है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। मासिक आय का तो मासिक आय कितनी, एक महीने में 20 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए है। 3 2 5 जीरो कटेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो कट जाएंगे, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, 20%। ये देखो आंसर आपका। तो कितने प्रतिशत EMI भरता है, 20%। अपनी आय का 20% वो EMI में दे देता है। सबको समझ में आ रहा है। कल भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। ये नए क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, ये भी नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग समझ लो, जल्दी से बता दिया जाए ना। समझ में आ रहा है सभी को, बताइए कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा भैया, बोल दो यार, एक बार हमसे भी बात कर लो, रोज तो उससे बात करते ही करते हो, थोड़ा हमारे साथ भी बात कर लिया करो। हम इतना पूछते हैं, वो कभी इतना नहीं पूछेगी कि मान जाओ, वो नहीं करने वाली। हम तो पूछ रहे हैं कि बेटा समझ में आ रहा है, भैया समझ में आ रहा है, बाबू समझ में आ रहा है, तो बताते ही नहीं तुम लोग। समझ में आ रहा है सबको, चलिए आइए। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। क्रिकेटर का एक समूह है, हमने मान लिया X है, उसका औसत स्कोर कितना है, 42 है। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। समूह के सदस्यों के स्कोर का 250% स्कोर करता है, मीन्स 250/100। तो 25 एक नंबर 25 और 25 चौको 100। 2 दूनी 4, 2 पंची 10 और 21 दूना 42, कितना स्कोर करता है, 105। 105 लिख लो, ठीक है, 105 स्कोर करता है। हुआ क्या, परिणाम स्वरूप जब वो 250% स्कोर करता है तो परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है, मीन्स एवरेज 30% बढ़ जाता है। एवरेज जब 30% बढ़ेगा, 30/100 करोगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 12.6। ये कैलकुलेट कर लेना इतना, तो कितना बढ़ जाएगा, 12.6। तो 42 में जब 12.6 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54.6।
अगर आप बताया जाए कि एवरेज कितना बढ़ा है, नया एवरेज कितना आया 105, पुराना एवरेज कितना था 54.6, बढ़ा कितना, इन दोनों को घटा दो, कितना बढ़ा 50.4 बढ़ा, 50.4 बढ़ा। वो बढ़ा किसके वजह से, इन 12.6 की वजह से। जो एवरेज बढ़ा 12.6 बढ़ा है एवरेज, वो किसके वजह से बढ़ा, जो 50 पॉइंट ज़्यादा रन बनाए जा रहे हैं। जो एवरेज में वृद्धि हो रही है 12.6 की, ये किसकी वजह से हो रही है, जो ये 50 पॉइंट ज़्यादा रन बनाए जा रहे हैं। तो हमें संख्या बतानी है टोटल बटे एवरेज, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये इससे 4 बार में कटेगा, तो वहाँ पे क्रिकेटरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 54 लिख गया ना, ये 4 ही था, ठीक, तो ये 5 कर लो। अब बताइए समझ में आ गया सभी को, कोई परेशानी है? सभी लोग पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि 24 अगस्त को हमारा जो युद्ध है वो जीतना है। मेहनत से लड़ाई करनी है सभी लोगों को। किसी को कोई परेशानी हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरी छूट है आपके लिए, ठीक है, लेकिन टाइमली, रात में मत पूछने लगना 11-12 बजे, ठीक है, टाइमली आप पूछो, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, देख लें और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं तो आज के लिए इतना ही, काम खत्म हो जाता है अभी। चलें फिर कल मिलते हैं। टॉप 21 की कल जीएस की सीरीज आएगी, टॉप 20 की रीजनिंग की सीरीज आएगी, टॉप 20 की मैथ की सीरीज आएगी। अब ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक आपका यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता। तो आपके जितने भी दोस्त हैं यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको जोड़ दीजिए। और एसएससी जीडी की भी क्लास कंटिन्यू हो रही है, आप वहाँ पे भी बच्चों को जोड़ दीजिए, जितने भी दोस्त आपके फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।